स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे यहां पर अपने इस वीडियो में 16 मई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। देखते हैं कौन कौन सी खबरें हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चर्चा करें प्राइड ऑफ हिल्स पहल के तहत देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश को 4,900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश है इसको किस पहल के तहत देखा जाए 4,900 करोड़ रुपए आवंटित किया गया? प्राइड ऑफ हिल्स पहल। यहां पर देखें, चर्चा करें। केंद्र सरकार के द्वारा प्राइड ऑफ हिल्स पहल के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को 4,900 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। देखा जाए तो इस पहल का उद्देश्य क्या है? जो ये प्राइड ऑफ हिल्स पहल है इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देख लीजिए, हिमालयी एवं पर्वतीय राज्यों में आधारभूत संरचना एवं कनेक्टिविटी को मजबूत करना। ठीक, अब ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। जब भी देखा जाए तो भारत की जो सीमा एवं सीमांत से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में देखा जाए जीएस पेपर 1 में महत्वपूर्ण है, आपके सिलेबस में सीधे सीधे मेंशन करके रखा है। और पर्वतीय राज्य और जो हमारे जो सीमांत राज्य हैं उनसे संबंधित सवाल पूछा जाए, सीमा सीमांत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पर आप इस जो पहल है इस पहल को मेंशन कर सकते हैं। आपके वैल्यू एडेड मटेरियल की तरह ये यूज हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइड ऑफ हिल्स पहल का उद्देश्य क्या है? हिमालयी एवं पर्वतीय राज्यों में आधारभूत संरचना एवं कनेक्टिविटी को मजबूत बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य से देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश को 4,900 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। योजना के तहत सड़क, पुल, डिजिटल कनेक्टिविटी तथा दूरस्थ क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। देखा जाए तो ये पहल वर्ष 2026 में शुरू की गई थी और इसका फोकस सीमावर्ती क्षेत्रों का समग्र विकास करना है। ठीक है, जो सीमावर्ती क्षेत्र है उन सीमावर्ती क्षेत्रों का जो बॉर्डर एरियाज है उन बॉर्डर एरियाज का समग्र विकास करना इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। चलिए देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है, इसीलिए यह निवेश, क्षेत्रीय विकास और सुरक्षा दोनों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अहम माना जा रहा है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत के स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो क्षेत्रीय विकास भी होगा और साथ ही साथ जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी सीमांत सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। इसी कारण से देखा जाए जो प्राइड ऑफ हिल्स पहले आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण को कांस्य पदक। देखा जाए यहाँ पर पॉइंट क्या है? भारतीय भारोत्तोलक अजीत नारायण ने गांधीनगर में आयोजित एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? गांधीनगर में किया गया था। ठीक, गांधीनगर कहाँ पड़ता है? गांधीनगर गुजरात में है। और यहाँ पर देखा जाए पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है किसने? अजीत नारायण ने। चलिए देखते हैं। उन्होंने क्लीन एंड जर्क तथा ओवरऑल दोनों श्रेणियों में कांस्य पदक हासिल किया है। अजीत नारायण ने कुल 314 किलोग्राम वजन उठाया, जिसमें 174 किलोग्राम जो था क्लीन एंड जर्क शामिल रहा। ठीक, यहां पर देखा जाए इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक दक्षिण कोरिया के वोन जू री ने जीता है। ठीक है, वोन जू री ने जीता है, इन्होंने 351 किलोग्राम वजन उठाया था। दूसरे स्थान पर देखा जाए तो चीन के जियान चेन रहे। जियान चेन इन्होंने 335 किलोग्राम वजन उठाया था और इसके साथ रजत पदक हासिल किया था। स्वर्ण किसको मिला था? तो वोन जूरी को मिला था। और यहां पर देखा जाए जो अजीत नारायण थे इनको कांस्य पदक मिला है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं। तो भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए कोच बने फेडरिक सियोज। अब फेडरिक सियोज के बारे में देखा जाए तो फ्रांस के पूर्व हॉकी खिलाड़ी फेडरिक सियोज को भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अब इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो यहां पर देखा जाए वह 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीआर श्रीजेश, जो पीआर श्रीजेश है ना, उनकी जगह पर देखा जाए तो अब फेडरिक सियोज को देखा जाए तो बना दिया गया है जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया कोच। ठीक है, यहां पर जो पीआर श्रीजेश थे इनका अनुबंध जो था ये एफआईएच जूनियर हॉकी विश्व कप जो 2025 में हुआ था उसके बाद समाप्त हो गया था और ये पद खाली था। तो अब देखा जाए पीआर श्रीजेश की जो जगह खाली थी उस जगह को भरा किसने है? तो यहां पर देखा जाए फ्रांस के पूर्व हॉकी खिलाड़ी है फेडरिक सियोज। चलिए देखते हैं। फेडरिक सियोज के पास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगभग 15 वर्षों का कोचिंग अनुभव है तथा वह फ्रांस एवं स्पेन टीम के कोच भी रह चुके हैं। यानी कि ये जो फेडरिक सियोज हैं ये फ्रांस के खिलाड़ी तो थे ही, लेकिन साथ साथ में जो फ्रांस की जूनियर टीम है साथ ही साथ स्पेन की जो टीम है उसके कोच भी रह चुके हैं और अभी ये देखा जाए तो भारतीय जूनियर हॉकी पुरुष टीम के नए कोच बन गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। WHO की रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिक्स रिपोर्ट, इसके बारे में चर्चा करें। WHO के द्वारा जारी किया गया
यहां पर बात करते हैं कोविड-19 से संबंधित एक महत्वपूर्ण डाटा आपको मिल रहा है और ये डाटा आप अपने निबंध में यूज करेंगे। इस प्रकार का डाटा है कि इसको आप अपने निबंध में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। देखा जाए तो कोविड-19 से यहां पर बात करें तो 2020 से 2023 के बीच में वैश्विक स्तर पर बात करते हैं तो 2 करोड़, यहां पर 2 करोड़ 20 लाख अतिरिक्त मौतें हुई हैं। ठीक है, बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए कोविड-19 महामारी 2020 से 2023 तक के बीच में 2 करोड़ 21 लाख अतिरिक्त मौतें यहां पर हुई हैं। यह आंकड़ा आधिकारिक रूप से दर्ज कोविड मौतों से 3 गुना अधिक तथा इसमें अप्रत्यक्ष मौतें भी शामिल हैं। चलिए, रिपोर्ट के अनुसार महामारी के कारण वैश्विक जीवन प्रत्याशा में पिछले एक दशक में प्रगति प्रभावित हुई है तथा विभिन्न क्षेत्रों में सुधार असमान रहा है। 2010 से 2024 के बीच में HIV संक्रमण में 40% की कमी दर्ज की गई है। ठीक है, रिपोर्ट क्या कहता है, जो ये वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि जो HIV का संक्रमण है 2010 की तुलना में 2024 में 40% की कमी दर्ज की गई है, जबकि तंबाकू और शराब के सेवन में भी गिरावट दर्ज की गई। यहां पर देखा जाए WHO अफ्रीका क्षेत्र में HIV संक्रमण में 70% तथा तपेदिक मामलों में 28% की कमी दर्ज की गई है, जबकि दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया रोग जो है ये कमी इसकी दर्ज की गई है। साथ ही साथ देखा जाए तो इसके उन्मूलन की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। चलिए, अगली खबर पर चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण पुस्तक है, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इस पुस्तक का देखा जाए तो नाम क्या है, अपनापन। क्या नाम है पुस्तक का, अपनापन। और बेसिकली ये पुस्तक जो है नरेंद्र मोदी जी पर आधारित है, यानी कि प्रधानमंत्री पर आधारित पुस्तक शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक का नाम क्या है, अपनापन। चलिए देखते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं कार्यशैली पर आधारित अपनी पुस्तक अपनापन लिखी है। पुस्तक का विमोचन 26 मई 2026 को नई दिल्ली के पूसा परिसर में पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा करेंगे। यहां पर देखा जाए पुस्तक में 1991 की एकता यात्रा से लेकर वर्तमान तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ कार्य करने के अनुभवों को शामिल किया गया है, यानी कि शिवराज सिंह चौहान देखा जाए पहली बार नरेंद्र मोदी जी के साथ में जो एकता यात्रा निकाली गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वहां पर देखा जाए उस यात्रा से दोनों एक साथ आए थे और तब से लेकर वर्तमान में देखा जाए जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनका जो कार्य अनुभव रहा है उस अनुभव पर आधारित है ये अपनापन किताब। चलिए देखते हैं। पुस्तक का जो प्रकाशन है ये प्रभात प्रकाशन के द्वारा किया गया है और इसमें कोविड-19 काल के संकट प्रबंधन और कार्य संस्कृति का भी उल्लेख किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी में शुरू हुआ है। 15 मई 2026 को राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी स्थित सलारपुर खुसकेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में राज्य के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का उद्घाटन किया गया है। तो याद रखिएगा, राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर का उद्घाटन कहां पर किया गया है, ठीक, तो अलवर जिले के देखा जाए भिवाड़ी में किया गया। ये पॉइंट याद रखना है। चलिए देखते हैं। इस इकाई की स्थापना सहस्त्र सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा की गई है और इसका उद्घाटन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया है। देखते हैं यहां पर यह इकाई ATMP यानी कि असेंबल टेस्टिंग, फिर उसके बाद देखा जाए मार्किंग एंड पैकेजिंग तथा OSET, ठीक है, OSET आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सेवाओं की विशेषज्ञता रखती है तथा इसकी वार्षिक पैकेजिंग क्षमता कितनी है, वार्षिक पैकेजिंग क्षमता है 6 करोड़ यूनिट। यहां पर बात करें भिवाड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में 20 कंपनियों के द्वारा 1200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्तावित है, जिससे लगभग 2500 से 2700 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। यहां पर देखें, राजस्थान सरकार के द्वारा मार्च 2026 में राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य राज्य में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तथा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को बढ़ावा देना था। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने नियो नाजी संगठन नेशनल सोशलिस्ट नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो यहां पर याद रखना है, अब ये ऐसे सवाल जो होते हैं ना, जो प्रतिबंध से संबंधित होते हैं या किसी देखा जाए किसी देश में कोई मंत्री है उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, किसी विवादित कारणों से इस्तीफा दे दिया है, तो ये सब सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहां पर याद रखना है, ये जो नियो नाजी संगठन है नेशनल सोशलिस्ट नेटवर्क, इसको किस देश ने बैन किया है, ऐसा सवाल आपकी परीक्षा में पूछे तो डायरेक्टली टिक कर देना, ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया है। यहां पर देखा जाए 15 मई 2026 को ऑस्ट्रेलिया ने नई एंटी हेट कानून के तहत नियो नाजी संगठन नेशनल सोशलिस्ट नेटवर्क इसको प्रतिबंधित कर दिया है। देखा जाए तो इस प्रतिबंध के बाद संगठन को समर्थन देना, धन उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण, भर्ती, सदस्यता एवं संचालन करना आपराधिक अपराध माना जाएगा और इसके लिए अधिकतम 15 वर्ष तक का जो कारावास है उसका प्रावधान भी किया गया है। यहां पर बात करें, यह संगठन
व्हाइट ऑस्ट्रेलियन तथा यूरोपियन ऑस्ट्रेलियन मूवमेंट जैसे नामों से भी उपयोग करता है। और जनवरी 2026 में इसके विघटन की घोषणा की गई थी, यानी कि जनवरी 2026 में इसके विघटन की घोषणा कर दी गई थी। यहां पर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का यह एंटी हेट कानून सरकार को घृणा फैलाने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगाने और उनसे जुड़ी गतिविधियों को अपराध घोषित करने का अधिकार देता है। ऑस्ट्रेलिया में जो एंटी हेट कानून आया है, ये कानून क्या करता है, ये कानून इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा लाया गया है कि वहां पर देखा जाए जो घृणा फैलाने वाले संगठन है उनको प्रतिबंधित कर दे सरकार, ऐसा हक सरकार को देता है। यहां पर बात करें, यह कानून दिसंबर 2025 में सिडनी में जो बॉन्डी बीच था ना, जहां पर देखा जाए हनुक्का समारोह मनाया जा रहा था यहूदियों के द्वारा, और वहां पर क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने गोलीबारी करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक, और उसके बाद बहुत लोगों की वहां पर मौत हुई थी। ठीक है, तो यहां पर जो हनुक्का समारोह के दौरान हुए यहूदी विरोधी हमले के बाद पारित किया गया है, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। काजीरंगा में भारत का पहला सैटेलाइट टैग्ड गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ छोड़ा गया। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए 15 मई 2026 को इंडेंजर्ड स्पीसीज डे के अवसर पर, अब याद रखना ये जो इंडेंजर्ड स्पीसीज डे होता है ये कब मनाया जाता है, ठीक, 15 मई को मनाया जाता है, 15 मई को मनाया जाता है। और इसी अवसर पर देखा जाए असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, अब ये सवाल पूछा जा चुका है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो याद रखिएगा असम में है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व में भारत का पहला सैटेलाइट टैग्ड गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ, ठीक है, इसको छोड़ा गया है। यहां पर बात करें तो यह प्रजाति ट्रियोनिकिडी परिवार का मीठे पानी का कछुआ प्रजाति है। जो ट्रियोनिकिडी परिवार है उसके देखा जाए मीठे पानी का कछुआ है, तथा इसे IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त कैटेगरी में रखा गया, यानी कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया। यहां पर बात करते हैं, कछुए में पशु चिकित्सीय निगरानी की सैटेलाइट ट्रांसमीटर लगाया जाएगा, जिससे इसके आवास प्रवास एवं मौसमी व्यवहार की निगरानी की जाएगी। ठीक है, यहां पर होगा क्या, जो कछुआ है उसमें देखा जाए सैटेलाइट ट्रांसमीटर लगाया जाएगा और उसके माध्यम से उसके आवास प्रवास मार्ग और मौसम व्यवहार की निगरानी भी की जाएगी। देखा जाए तो गंगा सॉफ्ट सेल कछुए को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 भाग 2 के अंतर्गत शामिल किया गया, जो सर्वोच्च कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए यह भी हो जाता है कि यूपीपीसीएस में बहुत फेवरेट सवाल है आपका, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो गया, उसी प्रकार से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये किस वर्ष का है, तो याद रखिएगा 1972 का है। ठीक है, यहां पर बात करें, असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मपुत्र बाढ़ मैदान में फैला 1302 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है और इसमें देखा जाए यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए भारत के सामरिक पेट्रोलियम भंडार में कच्चा तेल संग्रहित करेगा यूएई। ठीक है, यहां पर देखा जाए 15 मई 2026 को 15 मई 2026 को पीएम मोदी अपने 2.5 घंटे, मतलब एक बहुत ही शॉर्ट विजिट थी, बहुत ही शॉर्ट विजिट थी, 2 घंटे 30 मिनट की ये विजिट थी यूएई की। और उसी दौरान देखा जाए समझौता यूएई के साथ हुआ कि यूएई क्या करेगा, भारत के सामरिक पेट्रोलियम भंडार में अपना कच्चा तेल संग्रहित करेगा। ठीक, इससे भविष्य में क्या होगा, भविष्य में जब यूएई हमारे यहाँ पर अपना जो तेल है उसको रिजर्व स्टोर करेगा, तो भविष्य में देखा जाए जो ऑयल रिजर्व है, ऑयल रिजर्व का एक्सेस भारत के पास भी होगा। और भारत में देखा जाए तो जो तेल का संकट अभी फिलहाल में उत्पन्न होता दिख रहा है, वो तेल का संकट नहीं उत्पन्न होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 15 मई 2026 को भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच में ऊर्जा सहयोग बढ़ाने हेतु, ठीक, ऊर्जा सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ, जिसके तहत हुआ क्या कि यूएई भारत के सामरिक पेट्रोलियम भंडार में 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल संग्रहित करेगा। यहां पर देखा जाए यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच में अबुधाबी में हुई वार्ता से जुड़ा हुआ है। यहां पर देखा जाए भारत के सामरिक कच्चा तेल भंडार केंद्र विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, मंगलुरु एवं पादुर कर्नाटक में स्थित है, जिनका प्रबंधन इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना जो भारत में सामरिक कच्चा तेल होता है, सामरिक कच्चा तेल भंडार, इसका देखा जाए मॉनिटरिंग कौन करता है और इसका प्रबंधन कौन करता है, तो यहां पर देखा जाए इसका मैनेजमेंट इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है और ये टर्म आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से ऊर्जा संकट पूरे विश्व के सामने खड़ा हुआ है, उस प्रकार से देखा जाए तो भारत में जो कच्चा तेल का सामरिक भंडार है, इससे संबंधित सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं
समझौते के अंतर्गत अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और भारतीय एजेंसियों के बीच में गैस भंडारण तथा दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति सहयोग भी सम्मिलित है। यहां पर देखा जाए यूएई के फुजेरा, ठीक है, फुजेरा को खाड़ी क्षेत्र का प्रमुख तेल भंडार एवं बंकरिंग केंद्र माना जाता है और यहीं से देखा जाए जो तेल है, कच्चा तेल है, उसको भारत में देखा जाए तो स्टोर किया जाएगा। आगे देखते हैं अपनी अंतिम खबर, देखें आज की करंट अफेयर की, सारा टेलर के बारे में। ठीक है, सारा टेलर हॉल ऑफ फेम इनका नाम शामिल किया गया, प्रसिद्ध क्रिकेटर है इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम की पहली महिला कोच बनी है सारा टेलर। चलिए देखते हैं क्या खबर है। इंग्लैंड की पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज सारा टेलर इंग्लैंड की सीनियर पुरुष टेस्ट की कोचिंग स्टाफ में शामिल होने वाली पहली महिला कोच बन गई हैं। देखा जाए तो उन्हें न्यूजीलैंड के विरुद्ध आगामी टेस्ट श्रृंखला के लिए इंग्लैंड टीम का शॉर्ट टर्म फील्डिंग कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनको शॉर्ट टर्म फील्डिंग कोच नियुक्त किया गया है। यहां पर देखें तो इंग्लैंड की नियमित फील्डिंग कोच कौन है? कार्ल हॉपकिंसन है। ये वर्तमान में देखा जाए तो आईपीएल में बिजी है और इस कारण से देखा जाए आईपीएल में बिजी होने के कारण इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने सारा टेलर को यह जिम्मेदारी सौंपी है, यानी कि जो सारा टेलर है वो अब फील्डिंग कोच बनेंगी। ठीक है, यहां पर देखा जाए उन्होंने इंग्लैंड को 2009, 2017 पहला वनडे विश्व कप तथा 2009 में देखा जाए टी20 विश्व कप जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 2025 में देखा जाए तो उनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था। ठीक है, तो सारा टेलर को 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है और ये देखा जाए जो पुरुष टेस्ट टीम की महिला कोच बनी है सारा टेलर। चलिए आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रश्न बहुत बेहतरीन है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से इनका उत्तर दीजिएगा। ठीक है, और जिस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है ये सिर्फ आपको डेमो दिखाने के लिए कि यही प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न हम आपसे जो ऐप पर टेस्ट लेते हैं वहां पर ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। देखा जाए वर्ष 2026 में प्रारंभ की गई केंद्र सरकार की प्राइड ऑफ हिल्स पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है तथा इसके तहत हाल ही में किस राज्य को 4,900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो यहां पर देखा जाए एक ही प्रश्न में दो प्रश्न पूछे गए हैं। पहला, प्राइड ऑफ हिल्स का मुख्य उद्देश्य क्या है, और दूसरा, किस राज्य को देखा जाए 4,900 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि पहाड़ी राज्यों में जैविक खेती को बढ़ावा देना उद्देश्य है और हिमाचल प्रदेश को देखा जाए आवंटित किया गया है। दूसरा है हिमालयी एवं पर्वतीय राज्यों में आधारभूत संरचना एवं कनेक्टिविटी को मजबूत करना तथा अरुणाचल प्रदेश को प्रदान किया गया है। तीसरा है सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन विलेज का विकास करना तथा उत्तराखंड को प्रदान किया गया है। चौथा ऑप्शन कह रहा है पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करना और सिक्किम को प्रदान किया गया है। तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि यहां पर कौन सा उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि मई 2026 में राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का उद्घाटन कहां पर किया गया और यह इकाई किस विनिर्माण सेवा की विशेषज्ञता रखती है? देखा जाए इसका जो उद्घाटन है संगानेर जयपुर में किया गया और सिलिकॉन वेफर फैब्रिकेशन की विशेषज्ञता रखती है। दूसरा है भिवाड़ी अलवर में किया गया, एटीएमपी और ओसेट सेवाएं प्रदान करती है। तीसरा है नीमराना अलवर में स्थापित किया गया, सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग तथा सॉफ्टवेयर का विकास करता है। चौथा है बोरनाडा जोधपुर में स्थापित किया गया, लिथियम आयन सेल असेंबली का विशेषज्ञता रखती है। तो अब यहाँ पर एक ही प्रश्न में दो प्रश्न है, इनका उत्तर दीजिए कौन सा उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 से 2023 के बीच में कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक स्तर पर कुल कितनी अतिरिक्त मौतें दर्ज की गई? ठीक, लगभग 68 लाख, लगभग 1.5 करोड़, यहां पर देखा जाए लगभग 2 करोड़ 21 लाख, साथ ही साथ 3 करोड़ 12 लाख। ठीक है, तो आप बताइए इसमें सही उत्तर क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है गांधीनगर में आयोजित एशियाई सीनियर भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? ठीक, अचिंता शेओली, अजीत नारायण, जेरमी लाल रेनुंगा, सतीश शिवलिंगम। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कौन सा उत्तर सही है। और अंतिम सवाल क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रांस के पूर्व खिलाड़ी फेडरिक सियोज को हाल ही में किस भारतीय खेल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम, भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम, भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम या भारतीय जूनियर तीरंदाजी टीम का? ठीक, तो यहाँ पर प्रश्न थोड़े टेक्निकल है, ध्यान से देखिए और अच्छे से इनका प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह प्रश्न वही है जो आपके टेस्ट में आपसे पूछे जाते हैं। आज मैंने यहाँ पर टेस्ट के सवालों को लगाया है ताकि आप देखें कि किस प्रकार से हम लोग टेस्ट में सवालों को पूछते हैं। ठीक, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया करे तो अपने दोस्तों के साथ साझा भी कर सकते हैं।
ठीक है। और आपका कुछ फीडबैक हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, प्रश्नों का उत्तर जरूर दिया करें। इन्हीं सब बातों के साथ वीडियो को करते समाप्त, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।